हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 24 फेब और है थर्सडे। आज की तारीख से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है रशिया रिकॉग्नाइजेज रेबल रीजन्स ऑफ यूक्रेन एज इंडिपेंडेंट। ये न्यूज़ में बहुत दिनों से है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। अब रशिया ने क्या करा है, मंडे नाइट में यूक्रेन के दो कंट्रीज़ को क्या कर दिया है, रिकॉग्नाइज कर दिया है एक इंडिपेंडेंट नेशन। ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन से इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रशिया रिकॉग्नाइज द यूक्रेन रेबल रीजन इन द ईस्टर्न यूक्रेन। दोनों का नाम क्या है, डोनेत्स्क एंड लुहांस्क, जिन्हें क्या करा है, रशिया ने इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया है एज इंडिपेंडेंट एरिया डेस्पाइट कॉल्स फ्रॉम द वेस्ट टू पुट एन एंड टू द टेंशन ड्राइवन बाय द फियर्स दैट रशिया में अटैक यूक्रेन। तो क्या कर दिया है कि अब यूक्रेन पे अटैक नहीं करेंगे, हमने क्या कर दिया है, दो इंडिपेंडेंस नेशंस वहाँ पर घोषित करती हैं। देख लेते हैं क्या होता है। दिस मूव्ड दी वे टू प्रोवाइड देम मिलिट्री सपोर्ट मिलेगा इससे उन्हें, ए डायरेक्ट चैलेंज टू द वेस्ट दैट विल फ्यूल फियर्स दैट रशिया कुड इमीडिएटली इन्वेड यूक्रेन। मैप में देख लेते हैं गाइस आप जानते होंगे कि क्या हुआ था। ये आपको ब्लू वाला रीजन नाटो का दिखेगा और ये ऊपर क्या दिखेगा आपको, रशिया का दिखेगा। ये दोनों क्या थे, एक थे। एक कैसे थे, यूएसएसआर 1991 में जब टूटा, ये क्या हो गए, यूएस और ये सब चीज़, ये जो यूरोपियन यूनियन है, ये क्या हो गए, अलग हो गए। पहले क्या होते थे, ये सब एक होते थे। इसमें क्या होती थी, 15 कंट्रीज आती थी। देख लेते हैं क्या क्या अलग करा है रशिया ने क्या करा है, मंडे नाइट में यूक्रेन के दो नेशंस को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया जैसे लुहांस्क और है डोनेत्स्क। रशिया क्या था, पहले मिलिट्री रशिया की सिर्फ यूक्रेन के बॉर्डर पे थी, यूक्रेन के बॉर्डर पर। अब क्या होगी, वो अंदर तक क्या होगा, यूक्रेन के अंदर घुस गया है। देख सकते हैं आप, पहले यूएसएसआर होता था जिसमें 15 कंट्री आती थी, इसमें रशिया भी आता था और ये बहुत बड़ा नेशन था पहले। अब क्या हो गया, ये यूएसएसआर जब 1991 में टूटा तो नाटो और यूएसएसआर की जो कंट्रीज थी वो अलग हुई, जिससे क्या हुआ, दोनों के बीच में विवाद हो गया। देख लेते हैं। दिस अनाउंसमेंट स्टेटस 2015 में क्या हुई थी, रशिया और यूक्रेन के बीच में एक पीस भी साइन हुई थी, पीस डील साइन हुई थी, जिसको मिन्स्क बोलते हैं। मिन्स्क क्या है, बेलारूस की कैपिटल है, वहाँ पर ये बातचीत हुई थी। तो इसको क्या बोला गया, मिन्स्क पीस एग्रीमेंट बोला गया, जिसमें क्या करा गया, रिक्वायरिंग यूक्रेनियन अथॉरिटी टू ओपन ब्रॉड सेल्फ रूट टू द रेबल रीजन। अब देख सकते हैं आप गाइस, क्या हुआ है कि रशिया के पहले क्या थे, सोल्जर सिर्फ यूक्रेन के बॉर्डर पे थे। अब क्या हुए, रशिया के शोल्डर, या आप डॉट डॉट दे सकते हैं, बेलारूस में भी हैं। और डोनबैस, जिसको इसने क्या करा है, दोनों नेशन जो इसने बनाए हैं उनको दोनों को मिलाकर एक नाम दे दिया है, डोनबैस। तो अब उस तक भी क्या हो गए हैं, रशिया के सोल्जर आ गए हैं। तो इससे क्या होगा, रशिया को फ़ायदा होगा। और 2015 में क्या हुआ था, रशिया ने क्रीमियम पे एनेक्सिस्ट कर लिया था बाय रशिया इन 2014 में। अब देख सकते हैं क्या हुआ था। अब रशिया का स्टैंड क्या है इसका, इट ब्लेम द, उसने क्या करा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम किया फॉर द करंट क्राइसिस एंड कॉल द यूएस लेड अलायंस एंड एस्टेंशियल थ्रेट टू रशिया। जो यूएस लेड अलायंस है, यानी कि नाटो जो यूएस का लेड अलायंस है, वो क्या कर रहा है, एक्सटेंशियल थ्रेट कर रहा है किस चीज़ को, रशिया को। चेंज दैट यूक्रेन हैड इनहेरिटेड रशियन हिस्टोरिकल लैंड्स एंड आफ्टर द सोवियत कोलैप्स, जब सोवियत टूटा 1991 में, was used by the West to contain Russia. It wants Western countries to guarantee that NATO won't allow Ukraine. हाँ, यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन चाहता है क्या हो, कि वो नाटो से जुड़े, लेकिन रशिया चाहता है कि नाटो से यूक्रेन ना जुड़े। And other former Soviet countries to join as member. It has also demanded that alliance halt weapons deployed to the Ukraine. यानी क्या हूँ, अब क्या हूँ, जो नेटो ने कहा था कि जो वहाँ पर क्या है वेपन्स वगैरह, वो क्या हो, पीछे हट जाए हम, एंड रोल बैक इट्स फोर्स फ्रॉम द ईस्टर्न यूरोप से क्या हो, वहाँ से क्या हो, जो रशिया के सोल्जर है वो क्या हो, पीछे हट जाएं। ये क्या कहा था, नेटो ने कहा था। वेस्टर्न कंट्रीज हैव रिजेक्टेड द डिमांड, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या कर दिया, डिमांड हटा दी। ये देख सकते हैं आप, नेटो और रशिया। लेकिन क्या होता है कि नेटो, यूक्रेन चाहता है कि क्या हो, मैं नेटो में जुड़ूँ, लेकिन रशिया क्या चाहता है, अगर यूक्रेन नेटो में जुड़ गया तो क्या होगा, ये और बड़ा हो जाएगा। तो रशिया क्या चाहता है कि क्या है, गैप ही रहे दोनों अलायंस के बीच में, नेटो के बीच में और पूरे रशिया के बीच में, यूक्रेन क्या रहे, एक गैप्स रहे, रशिया ये चाहता है। देख सकते हैं आप, ये नेटो। गाइस, ये जो बाल्टिक सी है, इसमें भी क्या करा है, जो नेटो है, नेटो का भी इसमें आपको इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाल्टिक ओशन मतलब एस्टोनिया, लिथुआनिया और लेथविया, आपको जिसमें कंट्रीज देखने को मिलेंगे, इसमें भी क्या है, नेटो का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो रशिया ने क्या करा है, जो 2 नेशंस को घोषित करा, ये रशिया ने पहली बार नहीं करा, इससे पहले भी जॉर्जिया के साउथ ओसेटिया को क्या कर चुका है, वो
एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर चुका है, और अब क्रोएशिया को भी क्या कर चुका है, वो इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर चुका है अपने फ़ायदे के लिए। ये देख सकते हैं आप मैप में, जॉर्जिया वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं कजाकिस्तान तुर्की के ऊपर आपको जॉर्जिया देखने को मिलेगा। मिस्क एग्रीमेंट क्या है, मिन्स्क एग्रीमेंट देख लेते हैं। मिस्क एग्रीमेंट क्या था, मिस्क 1 एंड मिस्क 2 नेम्ड आफ्टर द बेलारूसियन कैपिटल थी मिन्स्क। इसके बाद इसका क्या नाम रखा गया, मिन्स्क एग्रीमेंट। वेयर द टॉक्स वर, जहाँ पर क्या हुई थी, बातचीत हुई थी। मिन्स्क 1 क्या था, ये वॉज रिटन इन सितंबर 2015 में रिटन हुआ बाय द ट्राइटेरियन कॉन्टैक्ट ग्रुप एज यूक्रेन आया था, इसमें रशिया आया था, एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप OSCE आया था। जो किस चीज़ ने रिकमेंड किया था, फ्रांस ने जर्मनी में इनकी बात कराई थी। अंडर मिन्स्क 1 क्या हुआ था, यूक्रेन रशिया बैक्ड रेबल एग्रीड ऑन ए 12 पॉइंट सीज फायर पर क्या हुई, डील हुई कि हम क्या करेंगे, पीस रखेंगे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ड्यू टू द वायलेशन बाय बोथ साइड, एग्रीमेंट क्या हुआ, ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। मिन्स्क 2 तो क्या हुआ, एज द रिबल्स मूव्ड फर्दर इनटू यूक्रेन इन फरवरी 2015 में रिप्रेजेंटेटिव यूक्रेन आया, इसमें यूक्रेन रशिया एंड OSCE की कंट्रीज आई, एंड द लीडर ऑफ डोनेट्स्क की लीडर आए और लुहांस्क के लीडर आए, जो कि 13 पॉइंट पर एग्रीमेंट हुआ था। इसको मिन्स्क 2 अकॉर्ड बोलते हैं। अब देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द स्टैंड ऑफ डिफरेंट नेशंस का स्टैंड क्या। अब रशिया ने तो घोषित कर दिए टू नेशंस। अब बहुत 2 नेशंस के लिए क्या करना पड़ेगा, अब जो नेशन बनाए उनको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल मिलेगा सभी कंट्रीज से, बड़ी बड़ी से, जब भी वो क्या होंगे, वो 2 नेशन बनेंगे। लेकिन यूनाइटेड स्टेट ने क्या करा, ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है उन दोनों नेशंस के ऊपर सैंक्शंस। उससे क्या होगा, उनके ट्रेड इन्वेस्टमेंट उनमें बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड फाइनेंसिंग बाय US पर्सन टू फॉर्म और इन द टू ब्रेक वे रीजन्स। जापान भी क्या कर चुका है, वहाँ पर US के क्या लगा चुका है, सैंक्शन लगा चुका है। देख सकते हैं आप, फ्रांसिस ऑफिसर्स वहाँ पर क्या लगा चुके हैं, सैंक्शन लगा चुके हैं। यूरोपियन यूनियन इन आल्सो इन डिस्कशन फॉर प्रिवेंटिव एक्शंस अगेंस्ट रशिया। यूरोपियन यूनियन हैज कंडेम रशिया ओवर ए blatant violence of an international law as well as मिन्स्क एग्रीमेंट। यूके भी वहाँ पर क्या लगा चुका है, सैंक्शन लगा चुका है, और एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया भी वहाँ पर क्या लगा चुका है, सैंक्शन लगा चुका है। अब सैंक्शन से क्या होगा, वहाँ के जो ट्रेड है वो नहीं होगा। लेकिन तुर्की ने भी क्या करा है, वहाँ पर सैंक्शन लगा चुका है। लेकिन तुर्की के भी और रशिया के वो जो रिलेशन थे अभी कुछ दिन पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन तुर्की ने भी एकदम इमीडिएटली क्या हुआ, रशिया पर सैंक्शन लगा दिए। रशिया को इससे ज़्यादा घाटा तो नहीं होगा, लेकिन रशिया को एक घाटा होगा, वो क्या है, नॉर्ड स्ट्रीम 1। नॉर्ड स्ट्रीम 1 क्या है, ये जो आपको रशिया से और जर्मनी तक एक लाइन दिख रही होगी, इसमें क्या करता है, रशिया बहुत सारी नेचुरल गैस भेजता है जर्मनी में, यानी कि पूरे वेस्टर्न यूरोप में रशिया की नेचुरल गैस यूज़ होती है। इससे क्या होगा, जब ये रशिया ने 2 नेशन इंडिपेंडेंट बनाए, तो इससे क्या होगा कि जर्मनी ने और बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने मना कर दिया कि हम क्या करेंगे, रशिया से नेचुरल गैस नहीं लेंगे। तो इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा रशिया को नुकसान देखने को मिलेगा। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है एनफोर्सिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये आर्टिकल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है एक नोटिस, सेंटर एंड स्टेट को क्या करें, वो रिस्पॉन्ड करें। बहुत सारी पेटिशंस आ रही हैं किन चीज़ को लेकर, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर और सिटीजन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स क्या है, अलग अलग चीज़ है। देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं। द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे रशिया, हमने क्या करा, बहुत सारा अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया है बहुत सारी कंट्रीज से। जैसे हमने क्या करा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने रशिया से लिए हैं, जो पहले क्या था, सोवियत यूनियन था। आपको फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में देखने को मिलेंगे, पार्ट 3 और पार्ट 4 में आपको DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखने को मिलेगा। और पार्ट 4 के A, जिसमें हमें अमेंडमेंट किया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, उसके द्वारा क्या करना, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाए। देख सकते हैं क्या हुआ था, दीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 4A, जैसे मैंने बताया, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। इसके लिए क्या बनी थी, एक कमेटी बनी थी जिसने रिकमेंडेशन दिया किस चीज़ का, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। उस कमेटी का नाम क्या था, सोरेन सिंह कमेटी। ओरिजिनली क्या हुई, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाई गई, लेकिन बाद में क्या हुआ, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से क्या हुई, एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई। अब क्या है, हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। लाइक द DPSP जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, नॉन जस्टिसेबल होती हैं नेचर में, यानी कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को उल्लंघन करता है, यानी कि कोई उन्हें नहीं मानता, तो क्या होगा, वो जस्टिस लेने के लिए जा नहीं सकता, कोर्ट में जा नहीं सकता। जैसे DPSP के लिए वो कोर्ट में नहीं जा सकता जस्टिस के लिए, तो ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए क्या हो सकता है, वो नॉन जस्टिसेबल होती हैं, यानी कि उनका न्याय कोर्ट में नहीं मिलता। ये हमारा चैप्टर जो है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको पॉलिटी के 6 लक्ष्मीकांत की पॉलिटी के एडिशन 6 में देखने को मिलेगा। अब तो इसका एडिशन 6 का रिवीजन भी आ गया है,
रिवाइज भी आ गया है, जो कि ब्लू कलर का आपको देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा चैप्टर है, 9 चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। चलिए किताब से ही पढ़ लेते हैं। 1976 में क्या हुआ, 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाई गई सिटीजन के लिए। किसकी कमेटी के द्वारा, सोवरेन सिंह कमेटी। क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आई हैं, रशिया से लाई हैं, जो यूएसएसआर में आई थी, क्योंकि यूएसएसआर जब टूटा नहीं था। लाइक यूएसए, कनाडा, लेकिन फ्रांस और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहाँ के लोग क्या हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम क्या करेंगे, अपने देश की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, यानी कि हम क्या करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपने आप ही टैकल कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में आपको क्या देखने को मिलेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को मिलेंगी, जो कि पहले 10 थी, अब क्या हो गई हैं, 11 हो गई हैं। सोवरेन सिंह कमेटी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इन 1976 द कांग्रेस पार्टी सेटअप, एक कांग्रेस पार्टी ने एक क्या करी, सरदार सोवरेन सिंह कमेटी को सेटअप किया। क्या क्या करे, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मैंडेट करे लोगों के ऊपर। ये कब क्या था, जिस टाइम पे क्या थी, इंटरनल इमरजेंसी थी देश में, 1975-1977 में। कमेटी ने क्या करा, रिकमेंड किया कि क्या करेंगे, हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्या करेंगे, सेपरेट चैप्टर लाएंगे। किस चीज़ में, कॉन्स्टिट्यूशन में। सिटीजन वुड बिकम कॉन्शियस दैट इज एडिशन टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द राइट्स। कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या करा था, 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में, जिसके द्वारा क्या करा, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया पार्ट 4 ए को, जिसके अंदर हम क्या लाए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाए। ये आर्टिकल कहाँ से शुरू होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, तो आर्टिकल 51A से क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ शुरू होती हैं। अब इंटरेस्टिंग बात देख लेते हैं। कमेटी रिकमेंडेशन, जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी, उसने बहुत सारी चीज़ क्या की, एक्सेप्ट करने को की, लेकिन बहुत सारी चीज़ क्या करी, सरकार ने नहीं मानी। सबसे पहले उसने कहा, द पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ सच पेनल्टी फॉर पनिशमेंट एज मे बी कंसिडर्ड अप्रोच फॉर एनी नॉन कंप्लेंस विद ऑन रिफ्यूजल टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द ड्यूटी। यानी मतलब क्या है कि अगर कोई ड्यूटीज़ का उल्लंघन करेगा तो उसको क्या करेगा, उसको पनिश होगी। लेकिन सरकार ने क्या कहा कि ऐसा नहीं होगा। सरकार ने इसकी कमेटी के रिकमेंडेशन को नहीं माना। दूसरा क्या है, नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टीज और पनिश शैल बी कॉल्ड इन ए क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। यानी कि अगर किसी ने उल्लंघन किया, यानी कि किसी ने नहीं माना फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, क्या होगा कि उसके फंडामेंटल राइट्स के लिए वो अपने फंडामेंटल, यानी कि उसको पनिश तो होगा, लेकिन उसके फंडामेंटल राइट्स के लिए वो क्या होगा, उसके अंदर, कोर्ट के अंदर उसकी अपील नहीं कर सकता। अब देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, सबसे पहली है, हम क्या करें, रेस्पेक्ट करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, अपने नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम का। दूसरी क्या है, टू चेरिश एंड फॉलो करें हम नोबल आइडियाज़ का, फ्रीडम फाइटर्स के नोबल आइडियाज़ का, जिन्होंने क्या करा है, स्ट्रगल करा है हमारे इंडिया को फ्रीडम कराने के लिए। तीसरा क्या है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट करें अपनी इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और यूनिटी ऑफ इंडिया को। चौथा क्या है, टू डिफेंड करें हम, अगर किसी कंट्री से हमारा युद्ध हुआ था तो हमें क्या होगा, मैदान में उतरना पड़ेगा, उसके लिए भी हम क्या हों, हमेशा तैयार हों, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। प्रमोट करें अपनी हारमोनी को एंड स्प्रेड करें कॉमन ब्रदरहुड, यानी कि रिलीजन के बेस पर, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल के बेस पर क्या हो, हमारे अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। पांचवी है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व करें अपने रिच हेरिटेज को, हम क्या करें, वैल्यू दें और उसको प्रिजर्व करें। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करें अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को, जैसे फॉरेस्ट को, लेक्स को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को क्या करें, हम इम्प्रूव करें हमेशा। सातवीं है, टू डेवलप करें हम साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इन इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या करें, हम सेफगार्ड करें, एब्ज्यूव करें, वायलेंस को कम से कम करें। टू स्ट्रीव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी के द्वारा क्या करें, हम अपने देश को हमेशा इम्प्रूव की तरफ ले जाएं। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, अब यह क्या हुआ लास्ट में 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो 42nd अमेंडमेंट से 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जुड़ी थी, वो क्या थी, वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर थी। एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 और 14 ईयर्स, जो के बीच में जो बच्चे होंगे उनके लिए क्या है, एजुकेशन क्या है, कंपलसरी है। तो गाइज़, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।